हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता है क्या रहेगा, HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर रहेगा और आपका मैथ का सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो तीनों सेक्शन जो इसमें कवर किए जा रहे हैं। तो डेली आपके लिए मॉक टेस्ट अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो अपने टाइम से डेली वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होता है कभी कभार यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आती तो वीडियो जो वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाती है, ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो को जो है ईजिली वॉच आउट कर सकते हैं। और साथ ही आपके लिए क्या कर रखा है हमने कि एक प्ले लिस्ट बना रखी है। तो प्ले लिस्ट बना रखी है वो HP पटवारी एग्ज़ाम 2024-25 के नाम से, HP पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2024-25 के नाम से वो प्ले लिस्ट बनी होगी। वहाँ प्ले लिस्ट में जाके आप जो सारी वीडियो को जो वो सीक्वेंस वाइज वॉच आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है जितने भी एग्ज़ाम आपके, चाहे वो HP पटवारी का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, HP पुलिस का, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब तो जो पुलिस का है मैथ का सेक्शन वो भी 20 नंबर का कर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैथ आपका पुलिस के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जगह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सी जगह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित नहीं है। नेहरू कुंड, तपोवन, नग्गर या रोहरी कार्ड गले। तो तपोवन, तपोवन जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की धर्मशाला तहसील, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की धर्मशाला तहसील में स्थित है अपना तपोवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालरा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित में है। चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला। तो तालरा हो गया, ठीक है, एक तालरा, एक वाटर कैचमेंट तालरा और वाटर कैचमेंट, ये जो वन्य जीव अभयारण्य आपके ये हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस नगर में किले के अंदर मस्जिद बनाई थी। तो जहांगीर ने जो किस नगर के अंदर किले में मस्जिद बनाई थी। तो हमीरपुर में, मंडी में, कुल्लू या नगरकोट। तो नगरकोट में जो वो किले के अंदर जो उसने मस्जिद बनाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप पता होगा नगरकोट किसका पुराना नाम है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि नगरकोट किसको बोला जाता है, ठीक है। और टोटल रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन। 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताना है। तो नगरकोट किसको बोला जाता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्नरों का सर्वप्रथम राजा कौन था। तो प्रद्युमन थे, सूरदास थे, देवोदास थे या कृष्ण। तो ये थे प्रद्युमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यारदून घाटी किस जिले में स्थित है। तो क्यारदून घाटी जो हमीरपुर में, बिलासपुर में, सोलन में, सिरमौर में है। तो क्यारदून घाटी जो है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है क्यारदून घाटी जो आपकी ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का कि संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग होते हैं, ठीक है, जो ऐसे शब्द मतलब जो संस्कृत के शब्द है और संस्कृत के शब्द और ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं, ज्यों के त्यों ही प्रयुक्त होते हैं, वह कौन से शब्द होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ये संस्कृत से शब्द होते हैं, एज इट इज ऐसे ही यूज होते हैं, तो इनको बोलते हैं तत्सम शब्द। और जो संस्कृत से चेंज होकर हिंदी भाषा में आए वो तद्भव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथासंभव में कौन सा समास है। कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि या तत्पुरुष है। तो जैसा कि आपको पता है कि जहाँ भी उपसर्ग लग जाए, उपसर्ग कौन से, अ, आ, अनु, यथा, याद कर लेना आपने, प्रति, निर, भर, ठीक है। जैसे यहाँ पे भरपेट अगर आपके पास शब्द दिया हो तो यहाँ पे क्या लगा है, भर उपसर्ग लगा है। तो ये समास कौन सा हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव। जिनमें उपसर्ग लगे हो वो अव्ययी भाव समास होता है। जिनमें पहला पद विशेषण या विशेषता बताए वो कर्मधारय। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई भी पद जो प्रधान ना हो बल्कि किसी और की तरफ इशारा करे, जैसे नीलकंठ, वो बहुब्रीहि समास में। और तत्पुरुष समास में क्या होता है आपका जो कारक विभक्ति होती है, 8 कारक, वो इसमें आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है। चिड़ी मार, तो चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी को
चिड़ी मार होता है आपका चिड़ी को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, चिड़ी को मारने वाला। तो यहाँ पे कारक विभक्ति आएगी और जहाँ भी कारक विभक्ति आ गई आपकी वो समास आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो? तत्पुरुष समास हो जाता है कारक विभक्तियों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास हो जाएगा चिड़ी मार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतानुसार में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। तो मतानुसार, तो इसका शब्द विग्रह करेंगे मत प्लस अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? आ गया। यहाँ से क्या आ गया? आ गया। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बना रहे हैं, क्योंकि ये मता अनुसार ये शब्द है प्रॉपर आपके, ठीक है। इसको सही कर लेना, मत अनुसार या मतानुसार। ये तो ये जो बड़ा आ है ये कहाँ से आया? ये जो अ की साउंड आ रही है यहाँ से, छोटा अ एक आया, ये छोटा अ आया, दोनों मिलके क्या बनाए? बड़ा आ, तभी ये मतानुसार बना, ठीक है। यहाँ पे ये मतानुसार है, तो मतानुसार। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। और ये संधि जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो वो दीर्घ कर लेते हैं, वो कौन सी संधि होती है? वो होती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो ये संधि होगी इसमें, दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उमेश में कौन सी संधि है? तो ये उमेश आपके पास शब्द दिया गया है। अब आप इसका शब्द विग्रह करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो उमा जमा ईश, ईश में मात्रा जो होगी बड़ी ई की आएगी। तो यहाँ से क्या आया? आ आया, बड़ा आ आया प्लस बड़ी ई आई, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। तो ए की मात्रा लगी यहाँ पे उमेश। हाँ, ये जो आपकी ए की मात्रा आई है वो इनसे मिल के आई है, ठीक है। इनसे बन के ये ए की मात्रा, तो ये बना आपका उमेश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये आ या ई है, इन दोनों क्या हो रहा है? गुण चेंज हो रहा है ना इसका, क्योंकि अ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं, तो इसका गुण चेंज हो रहा है, तो ये गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में क्या होता है कि ए की मात्रा होगी और ओ की मात्रा होगी, ठीक है। ए और ओ की मात्रा होगी आपकी इसमें गुण संधि में। तो अगर रूल से याद रखना है तो ये देख लेना, जब दो स्वर जो अलग अलग आए, जैसे आ गया और ई बना के ए बन रहे हैं, तो वो गुण संधि हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप ऐसे ट्रिक याद रखेंगे जहाँ पे ए और ओ की मात्रा आ जाए, ठीक है, ए और ओ की मात्रा आ जाए, वहाँ पे संधि हो जाती है आपकी गुण संधि। बस ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश के सेशन का कि हिमालयज आर द ओल्डेस्ट चेन ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? द हिमालयज आ जाएगा, ठीक है। द क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो माउंटेन रेंजेस होती है, ठीक है, जो आपकी माउंटेन रेंजेस, चोटियाँ जो होती हैं, उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे एक बात, एक्सेप्शन ये है कि अगर सिंगल माउंटेन का नाम आ जाए, सिंगल माउंटेन का नाम आ जाए, सिंगल माउंटेन का नाम, पॉइंट याद रखना है अपने, सिंगल माउंटेन का नाम आ जाए, वहाँ पर आप नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। नो आर्टिकल, जैसे आपका आ जाए MOUNT, माउंट आबू, सिंगल पर्वत का नाम है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल। माउंट एवरेस्ट, माउंट MOUNT, माउंट एवरेस्ट आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल पर्वत का नाम है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। लेकिन धौलाधार रेंजेस आ जाए, धौलाधार क्या है? रेंजेस है धौलाधार की, तो उसमें आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो रेंजेस से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, और सिंगल माउंटेन के नाम से, जहाँ भी सिंगल माउंटेन का नाम आ जाए उससे पहले नो आर्टिकल यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई फ्रेंड। तो ये नॉन पर्टिकुलर है, ठीक है। नॉन पर्टिकुलर मतलब ये मेंशन कर दी गया है। यहाँ पे ए भी नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। द क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि द बॉय, बॉय कौन सा? आउट स्टैंडिंग आउटसाइड इज़ माई फ्रेंड, जो बाहर खड़ा है वो मेरा क्या है? दोस्त है, ठीक है, फ्रेंड है। तो इसमें स्पेशल मेंशन करेगी, पर्टिकुलर ये मेंशन करा है कि ये जो लड़का खड़ा है बाहर है, तो ये मेरा क्या है? फ्रेंड है। तो यहाँ पे क्या है? नॉन पर्टिकुलर आपको बता दिया गया है, तो उससे पहले आप आर्टिकल द का यूज कर देंगे, क्यों? डेफिनेट कर दिया गया ये लड़का जो मेरा फ्रेंड है, तो द आर्टिकल। हर अंकल इज डैश MLA, MLA, तो साउंड किसकी दे रहा है? अ की साउंड दे रहा है। एम एक अ की साउंड देता है, एक म की देता है।
MLA में ए की साउंड दे रहा है, माउस में एम की साउंड देगा ये, ठीक है। तो अगर ये एम की साउंड देगा, माउस एम की साउंड देगा, तो ए आर्टिकल ए की साउंड देगा, तो एन आर्टिकल। पढ़ने पे अपना ध्यान रखना, ढंग से पढ़ना। अगर पढ़ने में जो अगर अ की साउंड आ रही है तो आप आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। हर अंकल इज़ एन MLA, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, देयर इज सम टी, ये थोड़ा करेक्शन कर लो। देयर इज सम टी द पोट इन, देयर इज सम टी डैश द पोट, देयर इज सम टी डैश द पोट। तो ये सम टी है ये, ठीक है। ये क्या आपका सम टी, देयर इज सम टी इनटू द पोट, फ्रॉम द पोट, अपॉन द पोट या इन द पोट। यहाँ से बोला देयर इज सम टी, मतलब कि जग में जो पोट में जो है कि थोड़ी सी चाय है। टी पोट अलग होते हैं, ठीक है, जग अलग होता है, टी पोट अलग होता है। तो देयर इज सम टी इन पॉट, इन पोट। पोट क्या होता है, पोट इतना सा होता है चाय के लिए, जिसमें 2 चाय वगैरह आ जाती है आपकी, ठीक है। इतना सा होता है आपका पोट ही, कप के कप जैसा होता है ये पोट होता है। और जग आपका बड़ा होता है, आपको पता है, ठीक है। तो फर्क होता है जग और पोट में, ठीक है। तो देयर इज सम टी इन पॉट, इन द पॉट, चाय जग में मतलब पोट में थोड़ी सी चाय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई शैल रिसीव यू, आई शैल रिसीव यू द स्टेशन। तो आपको आ गया वही बात, डेफिनेट क्या आ गई, लोकेशन आ गई। डेफिनेट लोकेशन और डेफिनेट टाइम के साथ आप क्या करते हैं, एट प्रपोजिशन जो वो यूज़ करते हैं। तो आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन, तो यहाँ पे एट फिल करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका मैथमेटिक्स के स्टार्ट है 5 क्वेश्चन। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे टोटल 20 में से आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन जो वो ठीक होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए बी का रेशो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे करते रहना, ठीक है। ये ए बी कितना रेशो है, 5:7, ठीक है। फिर आपका बी सी, बी सी कितना रेशो है आपका, बी सी 6:11। अब आपसे पूछा है कि ए बी सी का रेशो क्या होगा, मतलब अब आपसे ए बी और सी का रेशो पूछें। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 2 वाले, सिंपल सी ट्रिक है ये 2 वाले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 30 आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका ए। फिर आप ये 5 को छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 5 को छोड़ देंगे, फिर एक एक डिजिट छोड़ते जाना, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7×42 आ जाएगा, ठीक है। फिर अब 6 को छोड़ देंगे आप, फिर ये लास्ट वाले 2, ठीक है। तो लास्ट वाले 2 बच जाएंगे अब आपके पास। तो ये बच गए, तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा 77। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 30, 42, 77 ABC, ठीक है। तो फर्स्ट इसका ये राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा 30, 40, 77। तो छोटी सी ट्रिक है ये, जब स्टार्टिंग के 2 करो पहले ये 5 और 6 को, ठीक है। ABC का पूछा, 5 और 6 को आप मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया। फिर एक डिजिट छोड़ देना आपने, एक डिजिट छोड़ दो, फिर 6 और 7 को करो, 42 आ गया। फिर लास्ट के 2 डिजिट करो, तो ये आपका ABC का जो वो रेशो आ गया। तो ये आ गया आपका ये। इसकी एक ट्रिक और है, आपको जो मैं 2 ट्रिकें बताएंगे, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आपने वो फॉलो कर लेनी है, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला है AB, ध्यान से देखना, आपको जो अच्छी लगे आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर वो बेस्ट है, उससे जो पीछे निकाली इससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 5:7, आप ऐसे लिख देंगे 5:7, ठीक है। फिर BC है 6:11, BC 6:11, ये ऐसे लिखने हैं आपने, क्यों, क्योंकि ये आपका A आ गया, ये आपका B आ गया, ये आपका C आ गया, ठीक है। ये ऐसे लिख देना है। फिलहाल तो वही आपकी ट्रिक सबसे बड़ी है, लेकिन अगर किसी को ये भी दोनों पता होना चाहिए, कभी ये यूज़ कर लो कभी वो यूज़ कर लो। तो इसमें क्या करते हैं,
ये बी है ना, बी आपको बी चाहिए सेम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 है, आगे आप 7 से आगे 7 लिख देंगे, ये 6 है, इससे पहले 6 लिख देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 लिख दो। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42, और 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो 77। आ गया आपका ABC। तो दोनों ट्रिक के आपके लिए एप्लीकेबल है, जो अच्छी लगे फिलहाल आप इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो आगे भी बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम आएगी, और ये वाली ट्रिक जो है ये बड़े क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको फंसा सकती है, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक आप ध्यान रखेंगे। इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पहले दो स्टार्टिंग की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करो, फिर 1 छोड़ दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 को करो, फिर 1 छोड़ दो, इसको भी छोड़ दिया, फिर 6 को भी छोड़ दिया, फिर लास्ट वाले को करो 77। ये वाली ट्रिक जो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसको ये छोटे मोटे रकम हो तो इसके लिए, नहीं तो पीछे वाले जो वो बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका जैसे ए बी 11 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ए बी आपका कितना आ गया 13:22, ठीक है। बी सी आ गया आपका 11:14। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है क्या, ABC। अब देखो, अब अगर आप ये दोनों ट्रिक के यूज़ करते हैं तब तो आपका लंबा पड़ेगा, ठीक है। अगर दूसरी वाली ट्रिक यूज़ करते हो तो भी आपको लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी, ठीक है। तो इसको जो एक और शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको जो से देखना कि 22 आ गई है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, 13 11 को मल्टीप्लाई करो, फिर 11 22 को मल्टीप्लाई करो, फिर 22 44 को, ये बहुत लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी। आपको बी चाहिए, तो बी क्या हमारे पास यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे क्या है 11 है। इनको हम इक्वल कर सकते हैं, जो इक्वल होंगे बड़ी रकम में वही करने हैं, ठीक है। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बी आ गया आपके पास क्या 22, यहाँ इक्वल हो गया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ भी, क्योंकि अगर ये यहाँ हमें बी चाहिए ना, 11 दूने 22, ये बी है हमारा, तो इसको इक्वल करना हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बी आ गया, क्योंकि ये बी है, ये बी है, ये सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बी है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 11 दूने 22 हो गया, बी आ गया, सारा आ जाएगा आपके सिस्टम, ठीक है। ए कितना आ गया आपके पास, ये 13, बी कितना आ गया, बी ये आ गया, फिर आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बी 22, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, ये हो गया ना 22, तो अब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बी 22 आ गया, और सी कितना आएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ABC आपके कितने आ गए 13:22:28। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है कहीं कहीं पे। अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करें, पहले इन 2 को कैलकुलेट करें या ऐसे करें तो फिर बहुत लंबा जाएगा, दूसरे ट्रिक जो बताइए उससे भी करेंगे तो भी बहुत लंबा जाएगा। लेकिन आपने ये देखना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर 22 है यहाँ कॉमन है, तो आप इसको 22 बनाओ, ये बन सकता है भाई, जो चीज़ बन सकती है उसको भी इनसे सॉर्ट आउट कर दो, ठीक है। ये बन रही है तो कर दो ABC 13:22 है, क्योंकि बी चाहिए, बी आ गया हमारे पास, ये कॉमन, ये आ गया कॉमन अपने पास, तो 22 आ गए, तो बी आ गया, तो ए और सी आ गए, 13:22:28। तो इसका 13:22:28 जो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC। अब आपके पास दे रखा है क्या ABC 3:4:5, ठीक है। अब बोला है कि ए सी बी का कितना प्रतिशत है, मतलब ए और सी जो है ये दोनों बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। ए और सी मतलब ए और सी बी का कितना प्रतिशत है, तो ए और सी यहाँ पे लिख लो। ए और सी कितना आपका, ए आपका 3 है और सी कितना है 5 है। ये पूछा है कि बी कितना है 4, इसका कितना प्रतिशत है, तो ये कितना आ गया 8, और ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ए और सी पूछा, जो पूछा गया ना तो उसको ऊपर लिखते हैं हमेशा, ए और सी बी का कितना प्रतिशत है, ए और सी कितना मिलके 8 बना है, तो बी कितना है 4 नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो 4 1 4 4 दूने 8, 200% हो गया। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत लगा दो, प्रतिशत में पूछा नहीं कितना प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा दो 200%। फिर एक बार ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ABC 3:4:5 है। ए और सी जो है ए और सी ये बी का, इसका बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है, बी का प्रतिशत पूछा है तो इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। जो जिसका पूछा है उसको नीचे, ए और सी ना दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके जो ऐड करेंगे चीज़ें वो ऊपर लिखेंगे 8, और जो आपका जिसका पूछा है वो बी नीचे लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ऐसे पूछा होगा कि बी और सी
बी और सी, ए का कितना प्रतिशत है, तो 5 4 9, 9/3 कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ए और सी बी का कितना प्रतिशत है, तो ए और सी को ऐड करो, और ए और सी को ऐड करो, उसको ऊपर लिखो, और जिसका पूछा कि बी का कितना प्रतिशत है तो उसको नीचे लिखो। तो आ गया आपका आंसर 200%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज वाले क्वेश्चन जो आपके सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो मैं एज का वर्जन आपका रोज रखा होगा उनका थोड़ा थोड़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 19th क्वेश्चन है। ठीक है, ए और बी की आयु का अनुपात, तो जैसे लिखा है, जैसे क्वेश्चन लिखा होता है वैसे लिख देना। सबसे पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 9:9:7 अनुपात को रेशो बोलते हैं। ठीक है, 9:7। अब बोला ए की आयु, ए तथा बी की आयु 32 वर्ष है। अब बोला है कि पहले रेशो में दे रखा है, अब बोला है कि ए प्लस बी की आयु बोला कितना है, 32 वर्ष। यहाँ पे रेशो में दे रखा है और यहाँ पे हमें जोड़ दे रखा है, ए और बी की आयु 32 वर्ष है। तो पूछा कि ए की आयु कितनी होगी, इसकी पूछिए ए की। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ कितना दे रखा है, हमें 32 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन में अपने यूनिटरी मेथड लगाना है, यूनिट की मतलब आपको एक यूनिट की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रेशो में तो इसको जोड़ दो, यहाँ पे कितना है 32 है, यहाँ पे कितना 9 और 7 रेशो है, तो इनको ऐड कर दो। 9 और 7 कितने होते हैं आपके, 16 होते हैं। ठीक है, तो ये 16 रेशो की वैल्यू कितनी है, 32। 1 रेशो की वैल्यू है कितनी आ गई, 2। कैसे आ गई, 32 को 16 से डिवाइड कर दो, तो 32, हाँ, तो 2 आ गया। ठीक है, तो 2 रेशो, तो 1 रेशो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए होती है। 16 यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो इनसे आप दोनों की एज जो वो निकाल सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर ए की पूछिए तो 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दो, और बी की पूछिए तो 2 बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए की एज क्या आ गई आपकी, 18 वर्ष। ठीक है, ए की क्या आ गई, 18 वर्ष। बी की क्या आई, 7×2 = 14 वर्ष। आपसे किसकी पूछिए, आपसे पूछिए ए की, तो ए की आयु आ गई आपकी 18 वर्ष। ये आपका यूनिटरी मेथड से चलता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपसे पूछा ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, ये 7:9:7 है। ठीक है, और ए और बी की आयु का जो आपका जोड़ो दे रखा है वो 32 वर्ष है। अब आप पूछा कि ए की आयु, तो यहाँ यूनिटरी मेथड चलेगा। यहाँ रेशो में दे रखा है, यहाँ कितने दे रखा है, टोटल 32, और यहाँ कितने दे रखा है, टोटल 9 7 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू 32, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमें, 1 यूनिट की वैल्यू आगे डिवाइड, इनको काट देते हैं यूनिटरी मेथड में। ठीक है, ये 1 यूनिट की वैल्यू 2, यहाँ से आपने वेरीफाई करना, जैसे 1 यूनिट की वैल्यू 2 पूछा, अगर आपको 16 यूनिट की वैल्यू पूछी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 और 16 यूनिट की वैल्यू 32, वही बात रहती है घूम फिर के। ठीक है, तो इसको काट दो, 2 यूनिट आपको 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है, तो आपको 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18, और इसकी पूछिए बी की, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14 वर्ष। ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका मैथमेटिक्स 18 वर्ष। अभी लास्ट क्वेश्चन आपका बाकी है। ठीक है, तो 18 वर्ष इसकी ए की आयु हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, मीटर पर सेकंड में पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपने ये देखा है कि 80 किलोमीटर लिख लेना है सबसे पहले, 80 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी चाल पूछी गई है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो आपको पता है कि जब किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं हम, तो करते हैं 5/18। ठीक है, और मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आप करेंगे 18/5, उल्टा करेंगे इसका 18/5। ये आता कैसे है, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये ऊपर है ना, ये ऐसे समझ लो आपके। अगर ये याद नहीं रहते, उल्टे फुल्टे ये याद नहीं रहते, सिंपल सा बात, ये 80 किलोमीटर लिखा है ना, तो किलोमीटर कहाँ है, ऊपर है। 1 मीटर में ये 1 किलोमीटर मान लो आप, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड है। ठीक है, तो 3600 सेकंड है, तो ये काट दो, तो ये कितना आ गया, 2 से काटो 5, 2 से काटो 18, 5/18 ये आ गया। ठीक है, इसको आपने मीटर सेकंड में चेंज करना है, तो ये किलोमीटर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो ये आपको पता है कि किलोमीटर ऊपर है तो ऊपर लिख दिया, और
ये आपका टाइम नीचे तो नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा, यहाँ पे आप उल्टा करेंगे, ठीक है। तो वही सिस्टम है, इसको उल्टा करने में मीटर पर सेकंड को, अब जैसे मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको उल्टा कर देंगे सीधा 18/5। छोटी सी बात है ये, तो इसको अगर याद रखते थे तो याद रख लो, नहीं तो ऐसे भी आप सोच सकते कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि 80 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में इसकी चाल पूछी है, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल पूछी है। तो 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आप 5/18 लिख देंगे, ठीक है। 5/18। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर दिया आपने तो कितना आ गया, ये 9 आ गया, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 40। तो टोटल कितना आ गया, 40 × 5/9, इसको कर दो 200/9। तो अब कर दो, 9 से 2 बार गया 18, फिर 2 बचा, 9 से 2 बार गया 18, 2 रिमाइंडर में बच गया आपका। तो 22 से ही 2/9, ये आपका आंसर जो आपका आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 22 से 2/9। तो टोटल 20 क्वेश्चन थे आपके। तो 20 में आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। और ये इसको याद रख लो आप, जब किलोमीटर हो इसको किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, 5/18, ठीक है। और मीटर पर सेकंड में दे रखा और इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो करेंगे आप 18/5। इसकी एक ट्रिक और है, जैसे किलोमीटर क्या है, बड़ा है, तो बड़े से आपने छोटे की तरफ जाना है। मीटर पर सेकंड छोटा होता है तो छोटा ऊपर आएगा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड क्या है, ये छोटा है ना, तो छोटे से आपने बड़े की ओर जाना है तो बड़ा ऊपर आ जाएगा 18/5, ठीक है। 18 क्या है, ऊपर आ जाएगा बड़ा, तो 5 नीचे। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, और रट्टा मारना तो रट्टा मार लो, इसका कोई दिक्कत ना है, क्योंकि आपको जो पता होना चाहिए मेन बात तो यही है, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन थे। तो 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।